हाँ जी। तो अपन ने वही लिंक तोड़ते हुए अब जो है वो हम लास्ट के 3 चैप्टर कवर कर रहे हैं, ताकि ये चैप्टर के लिए क्या होता है, जब भी मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे स्टार्टिंग के चैप्टर और न्यूमेरिकल वाले चैप्टर पे इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि इन चैप्टर पे ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है वो इन चैप्टर को अपन कवर कर लें जो कि पूरे जनरल नॉलेज से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। नॉर्मली अपन को जैसे ही मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुकाम खांसी वगैरह होने लगती है ना, बुखार भी आ जाता है। कई बच्चों को बुखार लंबा चलता है, कई लोगों को जो है वो आसानी से डॉक्टर की दवाई लेने पर तुरंत फायदा हो जाता है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं कि मतलब स्वास्थ्य और स्वास्थ्य होता क्या है, हम स्वस्थ रहना किसको बोलते हैं और इसका बिगड़ना किसको बोलते हैं, कब हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाता है, तो उसके बारे में बात होगी। सॉरी, मेरा स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं लग रहा है। रोग तथा इसके कारण, मतलब रोग होते क्या है। जैसे रोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा पीलिया, टाइफाइड, डेंगू, अभी जो है वो कोरोना वायरस का वो चल रहा है। तो रोग होते क्या है और इसके कारण क्या है, मेनली ये किस कारण से फैलते हैं। जैसे आपको पता होगा, शायद आपको पता होगा कि टाइफाइड जो है वो मच्छरों से फैलता है। और यदि मलेरिया की बात करें तो मलेरिया भी जो है वो मच्छरों से फैलता है। और डेंगू की बात करें तो वो भी मच्छरों से फैलता है। तो क्या ये इन सब के कारण है, तो आंसर है नहीं, ये इसके कारण नहीं है, ये इसके वाहक हैं। इसको एक इस चीज को, जैसे मलेरिया जो हो गया वो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। तो वो उस परजीवी को मच्छर जो है वो वहां से ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी दोस्ती है परजीवी से। उस जब भी किसी सतह पर होते हैं नॉर्मली परजीवी, तो वो मच्छर जब उस पर बैठते हैं तो वो मच्छर की टांगों पर या फिर उसके दांत पर जो है वो लग जाते हैं, और जब वो मच्छर उधर से उठकर हमारे शरीर पे बैठते हैं तो दांतों और उसके द्वारा जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी को जो है वो हमारी बॉडी में इंटर करवा देते हैं। इसके कारण से वो फैलता है। तो मच्छर नहीं फैला रहे हैं, वो उसका जो रोग कारक है वो अलग है। हाँ, मच्छर रोग वाहक है ना। तो इस चैप्टर में हम वही इस टॉपिक में जो है वो हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि रोग और उसके कारण, किस कारण से फैलता है, कौन कौन से रोग हैं वो किस कारण से फैलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कुछ रोग जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, कुछ रोग जो है वो जब बहुत लंबे चलते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। संक्रामक और असंक्रामक रोग भी होते हैं। संक्रामक मतलब कि फैल जाने वाले आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति को, जैसे अभी कोरोना हो रहा है, तो कोरोना जो है वो कोविड-19 जो है वो संक्रामक रोग है ना। ऐसे ही जो है वो जो टाइफाइड होता है वो भी सावधानी ना बरतने पे फैल सकता है। तो संक्रामक रोग के बारे में जो है वो पूरा एक टॉपिक दिया हुआ कि संक्रामक रोग क्या होते हैं और कैसे फैलते हैं, है ना। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या किसके फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज आएंगी कि ये जो रोगवाहकों के नाम लिए हैं, है ना, उसको जो है वो इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे दिखते हैं रियलिटी में वो कोशिका स्तर पर। नॉर्मली हम टाइफाइड के मतलब या फिर जो मान लीजिए आपको अगर मुहासे हो रहे हैं, आपको नहीं हो रहे हैं, भगवान करे कभी हो भी ना, लेकिन मुझे हो चुके हैं, तो आप आपने शायद जानते भी होंगे। तो मुहासे जो होते हैं वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, जो कि मुहासों का कारण, मुहासे मतलब चेहरे पर दाने हो जाते हैं ना, जो फुंसी जैसी, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के कारण से होते हैं, और ये बैक्टीरिया नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, लेकिन ये जो इन्होंने दिया है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया है, उसको माइक्रोस्कोप से देख के जो है वो आपको बताया है। ऐसे ही फीता कृमि है, गोल कृमि, ये कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत समझते होगे आप, है ना, पाचन तंत्र शायद आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। छोटी आंत में पाया जाता है, और जो है वो यही वो कीड़े, पेट के कीड़े होते हैं, जो कि जब आपने कोई टीका लगा होगा पेट, अभी जो एक पेट के कीड़े खाने मारने के लिए दवाई खिलाई गई थी कई आंगनबाड़ियों में भी, स्कूलों में भी, तो ये पेट के कीड़े ये वही हैं। पेट में जो है वो कुछ बच्चों में जो है वो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं एक एज तक, वो 14-15 तक हो सकती है, आपकी एज तक हो सकती है। पेट में जो है वो कीड़े पड़ सकते हैं, तो वो कीड़े यही रहते हैं, है ना। इसके कारण से जो है वो आपको कई बीमारियां हो जाती हैं, और ये कीड़े जो है वो मारने के लिए सरकार ने अभी दवाइयां भी खिलवाई थी बहुत ज्यादा। उन दवाइयों से जो है
ये कीड़े जो है वो वहाँ पर मर जाते हैं, पेट में ही मर जाते हैं, और फिर मल के द्वारा जो है वो हमारी बॉडी के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। तो इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। फिर उसका रोग फैलने के साधन, किस किस तरह से रोग फैल सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि संपर्क में आने से जैसे आजकल जो है वो किसिंग बहुत ज्यादा वैसे कल्चर में आ रही है। तो बच्चे को पप्पी करना, बड़े भी आजकल जो है वो मम्मी मम जा रहे हैं कहीं बाहर तो मम्मी को जो है वो अपन किस करते हुए जाते हैं, तो वो किसिंग के द्वारा फैल सकते हैं। हैंडशेक के द्वारा, जैसे अभी आपको बोला जा रहा है कोरोना जो है वो फैल सकता है हाथों के संपर्क के द्वारा, तो वो ऐसे फैल सकता है। उसके बाद छींकेंगे, अगर हम खांसेंगे उसमें जो है वो वायु में आ जाते हैं वो कण, उसके द्वारा भी फैल सकते हैं। उसके अलावा खाने के द्वारा भी फैल सकते हैं, कपड़ों के द्वारा भी फैल सकते हैं, मच्छर कीट या कुत्ते के द्वारा भी फैल सकता है। कुत्ते के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, रेबीज के बारे में आप जानते होंगे, है ना। तो वो रेबीज जो है वो कुत्ते के द्वारा फैलता है। तो ये सब रोग वाहक हैं, ये सारी चीजें जो है वो इन तरह से रोग फैलते हैं। अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ये तो ये बताया गया टॉपिक कि आपको कोई कौन सा रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है ना। फिर उसके बाद जो है वो एड्स के बारे में जानेंगे, एड्स क्या होता है, और भी रोग के नाम आएंगे इसमें, उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। उसके लिए उसके बाद देखेंगे उपचार के नियम। तो उपचार के नियम क्या है, जब कोई घर में परिवार में बीमार हो जाता है तो आप देखेंगे किस तरह से उनका इलाज किया जाता है ना। तो वो जो है वो आपको इसमें इसी चैप्टर में आएगा कि हम कौन कौन से नियम अपनाते हैं उनके उपचार के लिए, रोगियों के उपचार के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में कि टीकाकरण क्या होता है ना। एक एक इम्पोर्टेंट चीज है। आपने अभी कोरोना के टाइम में भी ये चीज बहुत बार सुनी होगी, वैक्सीन बना के नहीं, वैक्सीन क्या होते हैं, वैक्सीन कैसे काम करते हैं, या फिर अगर आप नहीं जान पाए होगे अभी, तो इस चैप्टर में जो है वो वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे कि वैक्सीन होते क्या है। मैंने शायद आपको पहले ही बताया होगा, वैक्सीन या टीकाकरण में हम उसी बीमारी का जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में घोल देते हैं, जिससे हमारे बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। सबसे पहले जो है वो चेचक के टीके बनाए गए थे, है ना। तो उस टीकाकरण के बारे में बात करेंगे कि टीकाकरण होता क्या है और वो कैसे काम करता है, और पहला टीकाकरण कैसा था, कैसे इसका जन्म हुआ था, कैसे टीकाकरण उसमें आया था। तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, आप अगर चैप्टर पढ़ोगे भी नहीं ना तो भी इस चीज के आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन इतने इतने आसान है और इतने जनरल नॉलेज के। देखना, पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए और बीमारी क्या थी। तो सभी बच्चों की अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है, कोई एक बच्चा हर बच्चा एक ही बीमारी से तो पहला नहीं बीमार हुआ नहीं होगा, है ना। सभी की अलग अलग बीमारी होगी। जब अलग अलग बीमारी होगी तो सभी के आंसर भी अलग अलग होंगे। बिल्कुल होंगे, इसको आपको मर्जी से देना पड़ेंगे, जितने भी आंसर हैं इसमें अभ्यास में पूरे आपको मर्जी से देना पड़ेंगे। तो इन बीमारियों को हटाने के लिए आप किन दिनचर्या में परिवर्तन करेंगे, डिपेंड करता है ना आपको कौन सी बीमारी हुई है। अगर सर्दी जुकाम हुआ होगा नॉर्मली, तो आपको जो है वो बोला जाएगा कि ठंडे इलाके से बचो, ठंड लगने से बचो, हवा में जाने से बचो, बारिश में भीगने से बचो। अगर आपको टाइफाइड आ गया होगा तो बोलेंगे कि आप नहाओ मत, थोड़ा सा जो है वो गर्म लेटे रहो, आराम करते रहो, और जो है वो मतलब आप जो है वो अपने आप का ध्यान रखो, बस भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो और उसके बाद ये अगर आपको लू लग गई है तो आपको बोला जाएगा गर्मी में जाने से बचो आप। डिपेंड करता है बीमारी कौन सी है ना। उसके बाद इन बीमारियों से बचने के लिए आप पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको अगर टाइफाइड हुआ है तो वो आपको मालूम है मच्छरों से फैलता है ना। तो वो आसपास जो है वो मच्छर नहीं पनपने देना चाहिए। फिर उसके बाद यदि बात करें पीलिया की बात करें, तो पीलिया जो है वो गंदे पानी से फैलता है। तो पानी का साफ स्रोत होना चाहिए, हमारे घर में जो पानी आ रहा है हमको उसको उबाल कर पीना चाहिए, है ना। या फिर जो पीने का पानी आता है हमारे मोहल्ले में, उसका वो पानी जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए। तो उससे ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो जनरल नॉलेज के, पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, देखना अजीब सा चैप्टर है, आप क्वेश्चन के आंसर पहले ही दे सकते हो क्योंकि जीके के क्वेश्चन है पूरे। डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं, पता करो वो अपने आप को बीमार होने से कैसे कैसे बचा पाते हैं। मतलब डॉक्टर तो जो है वो लगातार बीमार जो रोगी होते हैं उनके संपर्क में होते हैं।
रोगी लगातार उनके पास आ रहे हैं। तो सभी प्रकार के रोगी आते हैं, संक्रामक रोग भी आते हैं और असंक्रामक रोगी भी आते हैं उनको, है ना? मतलब जो छूने से फैल सकते हैं वैसे रोगी भी आते हैं, जैसे अभी कोरोना के केस में हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन-कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, जिसके कारण से डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन आम इंसान जो है वो बीमार पड़ता रहता है। तो आप एक चीज देखोगे, कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे कुछ बच्चे, तो आपने बड़े हॉस्पिटल्स में देखा होगा, हर वार्ड के बाहर जो है वो एक केन लगी रहती है, जिसको हैंड सैनिटाइजर बोलते हैं। आजकल बहुत चलन में आ गया है हैंड सैनिटाइजर कोविड के बाद में। तो आप हैंड सैनिटाइजर के बारे में जानते होंगे। हैंड सैनिटाइजर क्या होता है, इसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल होती है। कौन सी अल्कोहल? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये वो अल्कोहल नहीं है जो शराब के ठेके पे मिलती है, जिसको शराब के नाम से जानते हैं। वो भी अल्कोहल ही है, लेकिन वो एथिल अल्कोहल होती है। जो हैंड सैनिटाइजर में यूज की जाती है वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, और वो हमारे लिए जो है वो डेंजरस भी होती है। हम उसको कंजम नहीं कर सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते आइसोप्रोपिल अल्कोहल को। वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। जबकि एथिल अल्कोहल जो है वो नुकसानदेह नहीं है ना? ज्यादा मात्रा उसकी जो है वो लीवर को डैमेज कर देगी, खराब कर देगी, जाहिर सी बात है। लेकिन कम मात्रा में एथिल अल्कोहल ली जा सकती है, और वो दवाई के तौर पर कई दवाइयों में मिलाई भी जाती है। उदाहरण के लिए कॉरेक्स कफ सिरप के बारे में आपने सुना होगा, तो वो अल्कोहल मिलाया जाता है उसमें, है ना? तो अल्कोहल कई दवाइयों में यूज की जा रही होती है। लेकिन उसमें परेशानी क्या है, अल्कोहल में परेशानी ये है कि एक तो पहली बात है उसकी आदत बन जाती है, उसको नशा होने लगता है ना, तो उसकी आदत बन जाती है। हम चाहते हैं कि हम फिर से वो चीज को, एडिक्शन बोलते हैं ना जिसको, एडिक्शन हो जाती है। दूसरी बात, जब एडिक्शन हो जाती है तो ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं हम उसको, और जब ज्यादा मात्रा में बॉडी में जाने लगती है तो लीवर फंक्शन खराब कर देता है वो, और लीवर जो है वो आपका बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए जो है वो आपको अल्कोहल पीने से रोका जाता है, मना किया जाता है। हालांकि दवाई के रूप में अभी भी ले रहे हैं, हम बता रहे हैं, है ना? तो वो अल्कोहल एथिल अल्कोहल रहती है वो, एक बार याद की। और जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल होती है। दोनों ही बहुत अलग है, डिफरेंट है। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है वो क्या होती है, वो हैंड सैनिटाइजर में मिलाई जाती है। तो आप देखोगे डॉक्टर कभी भी पेशेंट को चेक करते हैं या फिर वार्ड में आते हैं चेक करने के लिए, जब भी वो जा रहे होंगे तो अपने हाथ को जो है वो हैंड सैनिटाइज करेंगे, साफ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो है वो स्वच्छता बनाए रखते हैं, वो जो है वो साफ सफाई बनाए रखते हैं, है ना? इसके बाद उनको पता है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाती है। इम्यूनिटी मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, जिसको आप एक शब्द में बोलते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसको कैसे बढ़ाया जाता है वो डॉक्टर्स को पता होता है ना? इसके बाद क्या होता है, उन्हें बीमारी का लक्षण पता होते हैं कि कौन सी बीमारी, अगर अगर उनको मान लीजिए उदाहरण के लिए कहीं दर्द हो रहा है, तो उनको मालूम है कि कौन सी बीमारी के कौन से लक्षण होते हैं, तो उसके लिए जो है वो प्रारंभिक ट्रीटमेंट ही ले लेते हैं। उनको स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का ये ऑर्गन जो है वो वीक हो रहा है, या इधर दर्द हो रहा है, तो इस किस कारण से हो रहा होता है ना? उनको जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उनको कारण पता है कि किस कारण से हुआ, है ना? एग्जैक्ट कारण पता होगा कि उन्होंने ठंडा पानी पिया था उसके कारण से हुआ, या फिर पानी में भीग गए उस कारण से हुआ, या फिर ठंडे इलाके में ज्यादा देर तक बैठे रहे बिना स्वेटर के उसके कारण से हुआ। तो उनको रीजन पता होता है। जब वो रीजन पता होता है आपको बीमारी का, तो वो डायरेक्ट आप उस रीजन पे काम करते हो। जैसे उदाहरण के लिए आपने अगर ठंडा पानी पी लिया, उसके कारण से आपका गला लग गया है, तो आप उसका रिम्बर्स कैसे करोगे, उसको जो है वो ठीक कैसे करोगे? आप क्या करोगे, गर्म पानी लोगे और ठंडक से बचोगे, ठंडे इलाके में ही जाओगे, या फिर गर्माहट बनाए रखोगे शरीर को, तो आपकी बॉडी आराम से ठीक हो जाएगी। हमारे केस में क्या होता है, हमको ये पता ही नहीं होता हम बीमार हुए किस लिए। अगर आपको पता हो कि आपको डायबिटीज हुई है तो वो किस कारण से हुई है, हम मीठा ज्यादा खाते हैं, कब कब खाते हैं, तो हमको जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? ऐसे ही जो है, यदि आपको लगातार कोई चीज शरीर में दर्द कर रही है, लगातार आप उसके सिम्टम देख पा रहे हो, या फिर उसके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा, हमारा शरीर जो है वो कुछ ना कुछ तरह से कमजोर होते जा रहा है। तो एक ही सिम्टम बार बार दिख रहा है ना? तो उसको जो है वो, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कई बच्चों के साथ, मेरे साथ ऐसा होता है, कई बच्चों का उदाहरण नहीं लूंगा मैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि हर मौसम, जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे अभी गर्मी से तुरंत बारिश हुई, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे सर्दी जुकाम हो ही जाता है, किसी भी कारण से हो जाता है। तो मुझे पता है कि मुझे जो है वो साइनस की प्रॉब्लम है। अब ये साइनस क्या होता है, साइनस एक ऐसी बीमारी, कई बीमारियां ऐसी हैं जो इंडियंस को पता ही नहीं है कि हमारे आसपास जो है वो पाई जाती हैं, और उसके बाद भी जो है वो हम जो है उसके साथ ही रहते रहते हैं,
पूरी जिंदगी निकल जाती, कई लोग तो पूरा जन्म निकाल देते हैं और पता नहीं रहता कि ये बीमारी है। तो एक साइनस एक बीमारी होती है। साइनस क्या होती है? हमारे आसपास जो नाक का एरिया है, ये वाला इलाका, ये इलाका और आंख के ऊपर का इलाका, ये पूरा इलाका जो है, इसकी जो हड्डियां होती है उसमें कैविटी पाई जाती है। जो हमें खोपड़ी है ना, खोपड़ी जो अंदर कंकाल पाया जाता है, उस खोपड़ी और इस चमड़ी के बीच में जो है वो कैविटीज पाई जाती हैं। कैविटीज मतलब कि रिक्त स्थान पाया जाता है। एक बार अपन इंटरनेट का यूज करके जो है वो आपको साइनस का डायग्राम बताता हूँ मैं, साइनस क्या होता है और वो कैविटी कैसे दिखाई देती है। तो ये आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। आज मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही दूंगा, कल से पढ़ाऊंगा। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपके आसपास, ये नाक की हड्डी के आसपास जो है वो स्पेस पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है। और यही कैविटी जो है वो क्या हो जाता है, इसमें फ्लूइड भर जाता है। कब? इन्फेक्शन जब आपको होता है, जब आपकी जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, तो इन कैविटी में जो है, जो आपका जो हम जब हमको कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो बलगम आता है ना, जो वो बलगम ही इन कैविटी में जो है वो जमा हो जाता है। और आपकी सर्दी जुकाम जो है वो नॉर्मल सर्दी जुकाम से फिर अलग हो जाती है, और आपकी सर्दी इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है ना। तो वो यहाँ पर आप देखोगे साइनोसाइटिस में क्या होता है। साइनोसाइटिस पूरा नाम है, और साइनस भी बोलते हैं उसको। साइनस में क्या होता है, वो आपकी नाक जो है वो इस सिरे पर बिल्कुल लाल दिखाई दे रही होगी। आप सर्दी जुकाम के लिए कितना भी मेजरमेंट ले लो, कितनी भी ट्रीटमेंट ले लो, आपको ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। आपकी जो कैविटी होती है, यहाँ पर खाली स्थान होता है, वहां पर जो है वो बलगम जमा हो चुका होता है, उसको बोलते हैं साइनस, है ना, या फिर साइनोसाइटिस। तो साइनस में क्या होता है, वही चीज उसको हटाने के लिए जो है वो फिर आपको गर्म भाप वगैरह लेना पड़ती है। तो मुझे जब से पता चला है मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको जो है वो होम रेमेडी से इसे कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे शुरुआत होती है कि मेरे को मौसम चेंज हुआ, मेरे को साइनस की प्रॉब्लम शुरू हुई, अपने आप पता चल जाता है ना। मैं क्या करने लगता हूँ, होम रेमेडीज लेने लगता हूँ। गर्म काढ़ा पीऊंगा, भाप लूंगा पानी की 2-3 बार, और कई बार वेपराइजर, और वेपराइजर का भी यूज करते हैं। वेपराइजर मतलब वही भाप लेना। वेपराइजर का भी यूज कर सकते हो, बहुत आसानी से सस्ते में मिल जाते हैं। 100-150 रुपए का आता है वेपराइजर, अच्छा खासा चलता है ना। तो उसमें पानी भरो और भाप लो। तो उससे उससे मेरे को जो है वो स्टार्टिंग में ही अगर मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ, तो वो साइनस जो है वो आगे नहीं बढ़ता। एक हफ्ता हो गया यदि, और एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, तो फिर अपने हाथ में नहीं रहता साइनस, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। और साइनस का परमानेंट इलाज जो है वो ऑपरेशन है। डॉक्टर जो है वो नाक का ऑपरेशन करके जो है वो कैविटी को सही करते हैं, उसके कारण से साइनस ठीक होता है। नहीं तो ऐसे नॉर्मली ठीक नहीं हो सकता। तो ये एक साइनस की प्रॉब्लम है, जो कि हो सकता है आप में से भी किसी ना किसी को हो, लेकिन पता नहीं होगी। जैसे ही मौसम चेंज हुआ, साइनस में क्या होता है, साइनस में जैसे ही आपका मौसम चेंज हुआ, उसके कारण से क्या होगा, कैविटी आपको जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। और वो नाक आपकी यहाँ पर जो, अगर आप अंदर से देखोगे तो लाल हो जाएगी, बिल्कुल लाल हो जाएगी। और जो कफ आता है, वो कफ जो है वो ना के बराबर आ रहा होगा आपको। तो आपको साइनस की प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है। एक और बीमारी बताता हूँ, इसको बोलते हैं लैक्टोज एलर्जी। एलर्जी का नाम सुना है? एलर्जी कई तरह की होती है। कई लोगों को धूप से एलर्जी होती है, कई लोगों को धूल से एलर्जी होती है, कई लोगों को जो ये ट्रैफिक होता है ना, धुआं, गाड़ी का धुआं वगैरह, उससे एलर्जी होती है। कई लोगों को एसी से एलर्जी होती है, एसी में बैठ जाते हैं तो उससे एलर्जी होती है उनको। अलग अलग तरह की एलर्जी होती है ना। आपने वो देखा होगा, कई लोगों को अस्थमा का पंप यूज करते हुए, एक दबंग मूवी में वो पंप यूज करता है ना, तो वो अस्थमा का पंप होता है। तो अस्थमा वालों को जो है वो धूल से एलर्जी होती है। कई प्रकार की एलर्जी होती है। एक और एलर्जी है जो कि हम इंडियंस, इन एलर्जी के बारे में तो हम जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मूवीज में बता दिया गया है, या हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज रहता है, इसलिए हमको पता हुआ तो रहता है वो। लेकिन एक और एलर्जी है जिसको हम लैक्टोज एलर्जी बोलते हैं, है ना। अगर आपको पता हो या नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ। दूध में जो एक अम्ल पाया जाता है उसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। लैक्टिक एसिड पाया जाता है काय में? दूध में। और दही में भी जो है वो लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। दूध में वो कम मात्रा में होता है, दही में ज्यादा मात्रा में हो जाता है। आप ये भी बोल सकते हो दूध में जो है वो लैक्टोज पाया जाता है ना। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। दूध और दूध से बनी हुई चीजों में लैक्टोज पाया जाता है। अब वो लैक्टोज क्या करता है, कई लोगों को जो है वो दूध या दूध से बनी हुई चीजें पचती ही नहीं है। पचती मतलब आपकी जो मल होता है या पोटी होती है वो साफ नहीं होती। वो दूध पीने के बाद साफ होने मतलब ऐसा नहीं कि रंग बिरंगी या फिर उसमें कलर की बात कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये
कि यदि आप बायो पढ़ रहे हो और अगर मैं मल की बात करता हूँ या पेशाब की बात करता हूँ या रक्त की बात करता हूँ, तो ये रक्त तो क्या ठीक रहता है। जब भी मूत्र और मल की बात की जाती है तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे उसको एज अ जोक लेने लगते हैं या फिर मजाक में लेने लगते हैं। एक बात याद रखो, जब भी आप किसी चीज को दूसरे वे में यानी कि मजाक के वे में ले जाते हो, तो जब सीखने वाली बात हो जाती है ना, उसका रेशो बहुत घट जाता है। आप केवल मजाक पे ध्यान चला जाता है, आपका ध्यान कंसंट्रेशन जैसे ही घटा, आप जो है कुछ सीख नहीं रहते हो, सीखने के नाम पर केवल आप हंस रहे होते हो, तो वो वहां पर सीखना बंद हो जाता है। तो आप ये चीज जो है वो हमारे टाइम से चली आ रही है, हमारे टाइम में कई बच्चे ऐसा करते थे। तो लेकिन आपको अगर अगर कुछ सीखना है तो आपको जो है उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना होगा और सीखने की दृष्टि से देखना होगा। ह्यूमन बॉडी है ना, मानव शरीर है ना, मानव शरीर है तो जाहिर सी बात है उसको ऊर्जा के लिए खाना भी चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा तो उसमें से वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, तो वो मल के रूप में निकाल दिया जाता है, बॉडी में वेस्ट भी बन रहा होता है और वो पानी में घोलकर जो है वो बाथरूम के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो उसको एक बॉडी के तौर पर देखोगे। एक मेल डॉक्टर कभी भी किसी फीमेल लेडीज का जो है वो इलाज करते समय अगर ये सोचेगा कि लेडीज है, लेडीज ही इलाज करेगी, तो वो कभी इलाज नहीं कर पाएगा, है ना। वो उसको जो है वो अगर एज अ डॉक्टर जो मेंटालिटी सेट करता है अपनी, उनको यही सिखाया जाता है उनको पढ़ाई के दौरान, आपके सामने एक मानव शरीर है, आप उसको जेंट्स या लेडीज मत देखो, एक शरीर है वो, उसकी फंक्शनैलिटी है, वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है, कोई सी मशीन बिगड़ गई है तो आपको सुधारना है। वो इस मेंटालिटी से काम करते तब जाके वो काम कर पाते हैं। अगर वो हंसी मजाक में और उसको टालम टाली करेंगे कि नहीं ये तो लेडीज ही करेगी लेडीज का इलाज, तो कब भारत और दुनिया में ही सही डॉक्टर्स कभी किसी का इलाज बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, है ना। तो डॉक्टर्स उसको वही नजरिया जो है वो आपको अपनाना पड़ेगा, तब तो आपको सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, है ना। तो लैक्टोज एलर्जी के बारे में बात कर रहा था मैं। कई इंसानों को जो है वो पता ही नहीं होती है कि हमको लैक्टोज एलर्जी, पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसके बाद भी उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमको दूध से या दूध से बनी हुई चीजों से एलर्जी है। ऐसे ही एक ग्लूटीन एलर्जी के बारे में बोला जाता है। गेहूं में जो है वो ग्लूटीन पाया जाता है, और वो ग्लूटीन क्या होता है, ग्लूटीन एक्चुअली ऐसा है, ऐसा पदार्थ जैसे आप जैसे गेहूं के आटे को खींचो तो खिंचता नहीं है ना, लेकिन मैदे को खींचोगे तो खिंच जाएगा, खिंचता है कि नहीं। बस वो खिंचने वाली जो गुण होता है ना, वो ग्लूटीन के कारण ही आता है। मतलब ग्लूटीन किस में ज्यादा होगा, मैदे में ज्यादा होगा, गेहूं में कम होगा, होता जरूर है लेकिन। तो वो कई लोग जो है वो ग्लूटीन वाले आटे को पचा नहीं पाते हैं। अब जो है वो ग्लूटीन फ्री डाइट पर जो है वो बात होने लगी है। ग्लूटीन फ्री डाइट पे मतलब ऐसा खाना जिसमें ग्लूटीन नहीं हो, तो वो ताकि पच सके। तो धीरे धीरे जो है वो हम जो है वो एग्जैक्टनेस की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे जो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। पहले जो खाते थे वो पेट भरने के लिए खाते थे, है ना। अब जो है वो शरीर की ऊर्जा के लिए खा रहे हैं, कि शरीर के जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है बस हम उतना ही खाएं, उतने ही लें, और उसके बाद जो है वो आपने कई बार देखा होगा जिम में जो है वो कई लोग जो है वो कैप्सूल और पाउडर पे ही जो है वो जिंदा रह जाते हैं, वो खाना खाना बंद ही कर देते हैं जो जिम जाने वाले रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हम खाने में चार चीजें खा रहे होते हैं, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, है ना, विटामिन, खनिज लवण। तो ये चार चीजें हम खा रहे होते हैं। विटामिन और खनिज लवण जो है वो एक ही में आ जाता है। ये चार चीजें खा रहे होते हैं, तो क्यों ना हम वो जो सब्जी खाते हैं जिससे वेस्ट मटेरियल हमारा बाकी निकल जाता है, शरीर केवल इंपॉर्टेंट चीजें ले लेता है, क्यों ना हम वो केवल विटामिन और ये चार चीजें ही खाएं। तो वो कैप्सूल वगैरह सभी खाई जा सकती है, और जैसा कि स्पेस में भी होता है ना, स्पेस में आप खाना नहीं ले जा सकते, वहां पर दो आदमी लगातार टंगे हुए हैं अंतरिक्ष में, तो उनको खाना जो है वो डेली जो है वो थाली लग के नहीं जाती है, उनके पास जो है वो स्टॉक रहता है, तो स्टॉक के लिए जगह सीमित है। वो क्या करते हैं, सारा के सारा कैप्सूल, सारा से सारा खाना जो है वो कैप्सूल के रूप में रहता है उनके पास, सारी चीजें वो कैप्सूल के रूप में खा रहे होते हैं खाना, है ना। तो एक अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। तो मैंने आज आपको जो है वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बस दिया। इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हम हमारा शरीर का स्वास्थ्य क्या होता है, और कुछ जनरल नॉलेज की बातें भी बताई आपको, और ये चैप्टर इतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, आज मैं केवल इतनी ही बात करूंगा, अगला सेशन आपका नहीं है। अगला सेशन जो है वो आपका कल ही रहेगा, और कल जो है वो आपकी इस चैप्टर की पहली क्लास रहेगी। आज केवल इंट्रोडक्शन था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आपको आई होप कुछ इंटरेस्ट आया होगा, कुछ सीखने के लिए कुछ लालसा आई होगी। वही चीज़ हम जो है वो कल से शुरू करेंगे इस चैप्टर।